मेरा नाम अरुण कुमार है। प्रोफेशनली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और 2009 में मैंने अपना जॉब रिजाइन करके स्पिरिचुअलिटी फुल टाइम कर रहा हूँ। प्राणिक हीलिंग के नाम से जाना जाता है। और रिसेंटली मैंने 2 स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, और उसमें हम गरीब बच्चों से पैसे नहीं लेते हैं और टीचर को पेमेंट करते हैं। अभी हमारे पास करीब 200 बच्चे हैं और 9 टीचर उसको जो है परस्यू कर रहे हैं इन 2 डिफरेंट लोकेशन। यस सर। थैंक यू अरुण जी। Good evening, everyone. I have got thanks to Colonel Ram Kumar and Major SK for this opportunity. My aim today, मेरा मकसद आज आपसे अपने रिक्रूटमेंट के दौरान जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना है। मैं DDG रिक्रूटिंग था, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जो जिसमें 7 स्टेट्स आते हैं नॉर्थ ईस्ट के, 2012 से 2014। तो मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो डेटेड है। कुछ तब्दीलियां हुई हैं जिससे मैं अवगत हूं और मैं आपको बताऊंगा इस वेबिनार के दौरान। रिक्रूटिंग के जो आदेश हैं वो बदलते रहते हैं समय के साथ। वेब पेजेस बहुत हैं यूट्यूब में जिसमें रिक्रूटिंग के बारे में बहुत विस्तार से और बहुत बारीकी से बताया गया है। एक दो जो मैंने पिछले 1 हफ्ते में देखा कि kali.in है एक, और एक है मेजर खलसी क्लासेस। अगर आप जब आप किसी ये रिक्रूटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी रहते हैं, उनसे भी जब आप सवाल करेंगे तो उनको अपने रेड बुक को रेफर करना पड़ता है। जो आप वेबसाइट जो joinindianarmy.in nic.in के जो साइट पे जाते हैं उसमें भी पूरे विस्तार से दिया नहीं गया है। जो विस्तार से, मिसाल के तौर पे अगर आप क्लर्क का ढूंढेंगे क्यूआर तो वो उसमें 10th मैट्रिक और 12th का ही बताएगा, पर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो वो मार्क्स के कंपलसरी जो मिनिमम मार्क्स है वो नहीं लागू होता है। तो ये सब बारीकियां हो सकता है कि आपके वेबसाइट पे नहीं दिया हो। ये रेड बुक में दिया गया है, और रेड बुक कंसल्ट किए बिना कोई अधिकारी जो रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी है वो आपको पूरे भरोसे के साथ क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता। तो जब तक के लिए आप वो रेड बुक ना देख लें या कोई ऐसा आदमी आपको ये क्लैरिफाई करे जो रेड बुक से देख करके बता रहा है, तब तक के लिए संतुष्ट नहीं होना है। जो अथॉरिटी है एनरोलमेंट का वो उस रेड बुक में दिया हुआ है, और लेटर्स जो रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट के द्वारा इशू किए गए। मैं कोशिश ये करूंगा कि वो चीजें एम्फसाइज करूं जो आपके न वेबसाइट में दिया है और ना ये यूट्यूब इत्यादि में है, पर कुछ बेसिक चीजें तो आपको बतानी पड़ेगी। मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जिसकी कि कैसे तैयारी की जाती है और क्या होता है रैली साइट पे जब उस विषय पर हम आएंगे। ये पहले तो ARO, RO और ZRO के बीच में जो क्या रिलेशनशिप है वो मैं बता दूं। रिक्रूटिंग हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है, रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट, उसके नीचे ये रिक्रूटिंग जोन्स हैं। उसके अंडर ये आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस है, पर जो हेडक्वार्टर है वो एक्चुअल रिक्रूटमेंट नहीं करता है। तो इसलिए एक रिक्रूटिंग ऑफिस हेडक्वार्टर के साथ भी है, वो इंडिपेंडेंट काम करता है। उसके देयर इज नो, जस्ट अ मिनट, उनके कोई ये कॉमनैलिटी नहीं है, दोनों का रोल अलग है। ZRO ओवरसी करता है, शेड्यूल बनाता है, डिटेलमेंट करता है, वैकेंसी देता है, असेसमेंट करता है, और AROs एग्जीक्यूशन करते हैं।
अगर बाद में मुझे समय मिलेगा या आपको ये जानना चाहते हो कि कैसे निष्पक्षता कायम रहता है रिक्रूटिंग प्रोसेस में, तो ये एक बेसिक चीज है कि जैसे अगर रिक्रूटिंग एआरओ रांची के अंडर हो रहा है तो एआरओ रांची प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं कंडक्ट करता है, वो अपना डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि देखेगा। हमेशा किसी दूसरे जोन से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस से आकर के दूसरे के एरिया में जो फिजिकल टेस्ट वो लेते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो नॉर्मली ZROs में एस्टेब्लिश्ड है। जब भी आप रिक्रूटिंग के लिए जाएं, जो नोटिफिकेशन होता है उसको बहुत ही केयरफुली पढ़ें। हर लाइन, हर शब्द का मीनिंग होता है। अब मिसाल के तौर पे JCO रिक्रूटिंग का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। अब उसमें जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि किसी में तो दिया हुआ है कि ये ऑनलाइन ही लिया जाएगा, पर सर्टन एरियाज जैसे शिया, मौलवी, लद्दाखी ऑफलाइन भी एक्सेप्ट हो रहा है एप्लीकेशन। तो ये बहुत मेहनत से बनाया जाता है नोटिफिकेशन, उसको आप केयरफुली पढ़ें। कैसे तैयारी करें? फिजिकल, आप लोगों को टाइमिंग बताया गया होगा, दोहराने की जरूरत है? टाइमिंग तो पता होगा। टाइम पता है सर, वो बताया, कर्नल राम कुमार ने बताया था। हाँ, तो अब मिसाल के तौर पे एक्सीलेंट का टाइमिंग है 5.5 मिनट सोल्जर GD के लिए। पर आप ये मान के चलिए कि वहां एनरोलमेंट प्रोसीजर में रिजेक्शन प्रोसीजर है। अगर वो दिया हुआ है 5 मिनट 45 सेकेंड या 6 मिनट, तो ये मत मानिए कि आपको 6 मिनट मिलेंगे। आमतौर पे 20,000 आदमी को 8 घंटे में अगर आपने डील करना है तो कई बार 400 के ग्रुप, और मैंने 800 का भी ग्रुप दौड़ते देखा है एक साथ, और 800 के ग्रुप में से फर्स्ट 10 लिया जाता है या फर्स्ट 20। एक फाइनेंस कैपेसिटी है मेडिकल करने की। तो आप ये मत देखिए कि मैं 5 मिनट 45 सेकंड में आ रहा हूं तो मैं तो सेलेक्ट हो जाऊंगा। चांस, अगर आप अपर लिमिट में हैं तो आपका चांस, स्पेशली इन हाई रिस्पांस एरिया जैसे बिहार, यूपी, MP, राजस्थान, आसाम, वहां 100 में से 8-10 इतने ही लिए जाते हैं, क्योंकि रिस्पांस इतना हाई होता है। वैकेंसी 200 है, आप 20,000 का मेडिकल नहीं कर सकते। तो तैयारी में आपको टाइमिंग ये रखना है 5 मिनट का, अगर सोल्जर GD हैं। बाकी जैसे ये हैं, अभी हम हवलदार एजुकेशन, JCO, RT वगैरह के लिए आएंगे, उसमें फिजिकल का उतना खास तौर पे लेस रिस्पांस एरिया में उतना जोड़ नहीं है। हेलो, आप अगर हेलो, यस, कैन यू हियर मी सर? आरती का फुल फॉर्म? रिलीजियस टीचर। से अगेन? आरती का फुल फॉर्म? RT रिलीजियस टीचर। RT रिलीजियस टीचर। यस सर। JCO पूजा करवाते हैं, जो पूजा करवाते हैं वो सीधे JCO आते हैं। ओके सर। तो आपका फिजिकल ट्रेनिंग का टाइमिंग 5 मिनट का टारगेट होना चाहिए। और वेट ट्रेनिंग, आपके ताकत, शरीर में ताकत होनी चाहिए, नहीं तो लोग धक्का देके आपको नीचे गिरा देंगे। कम से कम बकेट से ही, अगर आप कोई जिम जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ईटा लेकर के, बकेट लेकर के वेट ट्रेनिंग कीजिए, अपर बॉडी स्ट्रांग कीजिए। हम लोग ट्रेनिंग सिर्फ सुबह सुबह करते हैं, और रिक्रूटिंग रन किसी भी टाइम हो सकता है। आपका नंबर 12 बजे दोपहर में भी आ सकता है, आपका नंबर बरसात में भी आ सकता है। मैंने सबसे वर्स्ट कंडीशन रनिंग का जो मैंने देखा था, वो लीमाकांग करके नागालैंड, मणिपुर में एक जगह है,
जैसे धान का खेत होता है, जब पानी, और सोचिए कि उसके ऊपर 1000 लोग दौड़ गए, उतना गंदा जमीन था, ट्रेंड सोल्जर को भी वो 7 मिनट में कंप्लीट करना मुश्किल था। तो डोंट टारगेट 5 द क्वालिफिकेशन मार्क, टारगेट 5 मिनट्स, स्पेशली फॉर सोल्जर जीडी। और अपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग, ये हमने ये देखा है कि ये यूपी बिहार इत्यादि में दौड़ में बहुत अच्छे होते हैं, अपर बॉडी नहीं स्ट्रांग होता है। आपको 10 से काम नहीं चलेगा। और आप समझिए कि आप रात को 2 बजे लाइन लगाए होंगे, आपका 12 बजे दौड़ने का नंबर आया, 2 बजे आपका बीम का नंबर आया, तो यू आर नॉट इन द बेस्ट condition. You have to practice in the worst conditions. Written में नेगेटिव मार्किंग है। इसमें मैं बता दूं कि जो पहले सोल्जर टेक्निकल में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, और मैंने ही ये बहुत रिसर्च करके बताया था कि बिना नेगेटिव मार्किंग के नहीं होना चाहिए, और 1/3 मार्क्स कम होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग का इम्प्लीकेशन क्या है कि अगर आप कम से कम 50% श्योर नहीं है तो आप मत आंसर कीजिए। पर एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, ये जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए फायदेमंद होता है। आज के दिन क्लर्क का भी एमसीक्यू हो गया है। और क्वालिटी जो पहले, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, क्योंकि मैंने एक बार एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर था जिसमें पूरे कंट्री के तकरीबन 5500 क्वेश्चन कैंडिडेट्स के क्वेश्चन पेपर आए थे। उसमें से मात्र 200 पास हुए थे सब्जेक्टिव में। आजकल पास परसेंटेज जब से एमसीक्यू हुआ है बढ़ गया है। वैकेंसी थे 4000 से ज्यादा। तो ये जो टेक्निकल और ये ऑल इंडिया मेरिट वाले वैकेंसीज होते हैं, इसमें अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो चांसेस आर वेरी हाई। मेडिकल इंक्लूडिंग फिजिकल मेजरमेंट, इसमें तो आपको दिया ही हुआ है कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और उसमें एक मिनट, जस्ट there is, don't worry if you have been declared. Firstly, it is not a medical, it is recruiting। सरसरी तौर से मेडिकल होता है, डिटेल नहीं होता है, कोई ब्लड टेस्ट इत्यादि नहीं होता है। और रैली साइट में डॉक्टर के पास कम डिस्क्रिप्शन होता है। और कई डॉक्टर्स को मैं जानता हूं जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हैं। 100 कैंडिडेट जाते थे, वो 90 आदमी को रेफर कर देते हैं कि उनके ऊपर कुछ ना आए। आपका राइट है कि आप उसके लिए री मेडिकल के लिए रेफरेंस मांगे। जो रिव्यू मेडिकल बोर्ड होता है वो 2 तरह का होता है, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी का मतलब, टेम्पररी और परमानेंट का इम्प्लीकेशन यही है। परमानेंट का मतलब ये ऐसा चीज जो समय के साथ ठीक नहीं होने वाला है। जैसे आपका अगर फ्लैट फुट है तो वो ठीक नहीं होगा, तो आपको परमानेंट रिव्यू हो जाएगा, वो 21 दिन के अंदर करना होता है। बट जो हॉस्पिटल है वो आपको डेट देता है, हो सकता है आपको ज़्यादा समय लगे। और टेम्पररी है कि आपका कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है जिसके कारण कोई प्रॉब्लम है, जो 42 दिन के अंदर ठीक आपको टाइम है कि ठीक ठाक करा करके आप चले जाइए एमएच में। यह आपका राइट है। डोंट मीकली एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैं कई बार देखा है कि, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वहाँ भीड़ बहुत होती है, स्पेशली हाई रिस्पॉन्स एरिया में, और लोग रिजेक्ट करने के लिए खड़े होते हैं। उनका मकसद, उनका आपसे कोई वैर नहीं है कि उस दुश्मनी है, पर वो अपने भीड़ को कम करना चाहते हैं। जो सेलेक्ट होंगे वो मेरिटोरियस ही होंगे, पर
भीड़ कम करने के चक्कर में कई लोग जो हैं जो एलिजिबल हैं वो भी छट जाते हैं। तो यू मस्ट स्टैंड योर ग्राउंड विदाउट बीइंग, मतलब धरना प्रदर्शन और नारेबाजी के पहले भी बहुत से कदम है जो आप रिस्पेक्टफुली अपना पॉइंट रख सकते हो। एक देखिए आजकल इट इज कंप्यूटर बेस्ड। पहले दिन रैली के पहले दिन से, और रैली जब खत्म हो गया तो प्राइम मिनिस्टर भी आकर के उसको खोल नहीं सकते हैं, और सॉफ्टवेयर लॉक है। सो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आप रिक्रूटिंग ऑफिसर से समय मांगिए, बोलिए कि सर मैं कल ला करके दे दूंगा। वो मना करेगा, नहीं नहीं मैं क्या करते मैं क्यों आपके लिए रुकूं। बोलो सर अभी तो रैली खुला हुआ है। रिजल्ट बिना नाम के कंपाइल होते हैं, वो सारे पेपर एक साथ होते हैं। ये हर OMR शीट जो है उसमें 13 कैरेक्टर्स का कोड है, और ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो किसी कीबोर्ड में नहीं है, ये ग्रीक लेटर्स हैं। सो ये कॉपी नहीं करके भी कोई नहीं रख सकता है, और ना बता सकता है, ना कोई ढूंढ सकता है उन्हें। और वो ऑटोमेटेड, इट इज रेड, एंड ये क्लर्क का है कि GD का है, वो भी उसी कोड में है। ग्रेस मार्क्स का डिस्क्रिप्शन है विद इन रूल्स, बट ये जब ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं तो रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट से भी परमिशन लेना पड़ता है। और जब भी आप वापस जाएंगे रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन में, आपका डाटा लेने के पहले आपका थंब से वेरीफाई होता है। अब देयर इज अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर डूइंग हेवी मैनुअल लेबर, देयर थम्स आर नॉट टेकन। तो उनके टोज के लेते हैं, कान के भी लिए जाते हैं। एंड वर्स कम्स टू वर्स, व्हेन नथिंग इज देयर, देन वो एक हैंड रिटन ये होता है, आपसे लिया जाता है रैली के दौरान, उससे टैली किया जाता है और बोर्ड स्पेसिफाई करता है। बट कोशिश ये होती है कि ये थंब से ही हो। बट अगर आपका वैसा है जो थंब प्रिंट नहीं रीड होता है, तो जहां से आपका रीड करके उसने, क्योंकि बिना रीड किए हुए वो आगे नहीं बढ़ने देगा, तो जहां से आपका रीड हुआ है वो आप नोट कर लीजिए। अगले बार थंब मत डालिए, बोलिए मेरा लास्ट टाइम टो लिया गया था या ईयरलोब लिया गया था। एज नोटिफिकेशन पढ़िए, एज एज ऑन विच डे। नॉर्मल रैली में एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रैली होता है जो एज लिमिट्स है, पर जैसे JCO रिलीजियस टीचर है उसमें दिया हुआ है, जो अभी नोटिफिकेशन निकला है RRT रेजिमेंटल रिलीजियस टीचर 91, 92, 93, 94 एंड 95 कोर्सेज का दिया है कि 1 अक्टूबर 2021 dispatch to you are considered enrolled once your enrollment form is signed and you get a copy. That is from there on you are the property of Government of India, Ministry of Defence. And dispatch to the regimental centers is normally in March, June, September and December, every third month. The implications are that if you have not been and there are some dispatches, some tradesmen, some categories which are only dispatched in June and December, some only in March and September. The implication is कि अगर 6 महीने हो गए आपके रिक्रूटिंग मेडिकल से, तो आपका रीमेडिकल होगा, अदरवाइज नहीं होता है। There are boards and universities which are barred. There's a entire list जो मुझे ऑफ हैंड याद है। कोई संस्कृत विद्यालय है, संस्कृत महाविद्यालय बनारस में, उसका बोर्ड का रिजल्ट्स आर नॉट टेकन। इन सोल्जर GD you must know no Gurkhas are here, you must know your caste
and you must carry your caste certificate. Now, there is a dichotomy in this. The state governments don't issue caste certificates. They issue OBC, SC, ST certificates. So, if, for example, Rajput is not a OBC, SC, ST, you will not normally get a certificate. So, but carry a certificate from your panchayat, and at least know your subcaste, especially for Gurkhas. In soldier trademan, know exactly what you are getting into. Know what is a housekeeper, know what is a safai wala, because in good recruiting rallies, they have photos. Safai wala, you have to clean toilets, and this cannot be changed. Now in tradesmen, the number of vacancies in tradesmen is always lower. And everyone who's tried for soldier GD will also try for soldier tradesman. So it is much tougher. And there is a hidden element. The hidden element is number of vacancies. If there is one vacancy and there are 20 chaps, so you can imagine and there is one guy who has got NCCC certificate. NCCC certificate, soldier trademan and soldier GD, you don't have to give exams, you get 100% marks. But there is a catch. Anyone from NCC here? No, anyway, I'll tell you the catch. Catch is that you have to go and be present in the written exam. If you're not present, you don't get the marks. Okay. Havaldar Education, Army Education Corps is there are two X and Y group. One is science, one is science and arts, with and without B.Ed. This also, there are in-service candidates and there are civil candidates. Junior commissioned officers, religious teacher, again, in-service candidates and civil. Junior commissioned officer catering, this to my mind is an exotic category. To my mind, there are only 4 or 5 vacancies. It's very difficult to get into and very rarely do the vacancies come. Now, eligibility criteria, soldier GD, I'm not touching on. Soldier technical, 10+2, intermediate. Now, this is just a very rough summary. This is not the complete details which is available online. Like I told you, there are exceptions if you're a graduate. Age is from 17.5 to 23. You have to be 10+2 intermediate exam pass in science and physics, with physics, chemistry, maths and English, with minimum 50% marks in aggregate and minimum 40% marks in each of the subjects. Soldier technical aviation is similar. Soldier clerk or storekeeper technical, it is 10+2 or intermediate exam pass in any stream, arts, commerce, science, with minimum 60% marks in aggregate and minimum 50% in each subject, scoring 50% in English and maths /account bookkeeping in class 12th is mandatory. Now, actually, they have clubbed soldier clerk and soldier storekeeper technical. Nursing assistant, you have to have same thing. Only thing is physics, chemistry, and biology and English. Like you must have noticed by now that English is common. As a general rule, English and maths questions will be asked to you in all enrollment. For technical streams, physics, chemistry, biology is added only for the nursing assistant. There is a Sepoy Pharma also, AMC nursing assistant, veterinary, RVC. Here also
10+2 intermediate with science, physics, chemistry, biology, and English. Minimum 50% marks in aggregate and minimum 40% in each subject. Junior commissioned officers, religious teachers, all arms. This I'll cover in a little more detail. This is candidates can appear from in service and directly from civil. The minimum qualification is different for different religious denomination. You must be basically graduate in any discipline from a recognized university, and specifically if you want a Pandit, and there's a separate Pandit Gurkha. If you see the notification for the RRT courses, this time there is a vacancy for Pandit Gurkha also. He must be a Hindu candidate with Acharya in Sanskrit, Shastri in Sanskrit with 1-year diploma in Karam Kand. Granthi 6 candidate with Gyani in Punjabi. Maulvi and Maulvi Shia for Ladakh Scout. Muslim candidate with Maulvi Alim in Arabic or Adib Alim in Urdu. Padri, any person who has been ordained as priesthood by the appropriate ecclesiastical authority and is still on the approved list of the local bishop. Physical fitness test for religious teachers. It is 1.6 kilometers up to 8 minutes, 25 to 34 years. You just have to qualify. And there are additional timings for beyond 5,000 feet and all, which is not relevant immediately. But to the Havaldar education, the age for civil applicants is 20 to 25 years. This is an excellent entry because you are not doing hardcore soldiering. You are there's a good video of Major Khalsi classes on this, and you are a Master G. There are human resource development centers and headquarters now. You get detailed there, libraries, you are handling libraries, you're conducting tests for the Indian Army soldiers. For serving soldiers, it is 20 to 28 years. You must have a knowledge of English and Hindi and be BA, BSc, MA, MSc with B.Ed. There is a whole list: BA, BSc, IT, BCA, BE, BTech, MSc, MSc, IT. This you can see with or without B.Ed. It is that decides whether you get a X grade or Y grade. The difficult part in Havaldar education enrollment is what happens after the written test. Once you are selected in the written, you are given a date and you have to reach Panchmadi in MP. Piparia is the railway station. You'll be given a warrant by the recruiting organization from wherever you have given your physical test. You reach Panchmadi, boarding and lodging is free. You go through teaching aptitude test and interview. I also know that sometimes they take a lecturate. From my knowledge of 2014, I can tell you that there were 400 vacancies that time, 200 each, Havaldar X and Y. We never crossed 140. So in effect, if you pass the interview, your selection chances are 100%. I forgot to tell you about the JCORT. Once you pass the written test, you are called at a selected regimental center for the interview. The tough part is the interview part. Written examination of RT, it is in 2 parts.
Part 1 is objective type questions on general awareness. Maximum mark is 100 and pass marks is 40. Paper 1 is only for qualifying. You just have to pass, you have to just get 40 marks. The merit list is based on the paper 2, which is of 100 marks, and the interview, which is again of 100 marks. Anyone interested in JCO catering? It's an excellent entry. 21 to 27 years, 10+2 diploma certificate course, a 1 year or more in cooking, hotel management and catering technology, recognized by AICTE. But there are very few vacancies. Once you can imagine a guy joins at 27 and he serves till 50, and there are 4 or 5 vacancies. Any questions, anyone? No questions means either no assimilation, Yeah. or you have understood very well. Or maybe the students are too young for questions. They don't understand the whole thing. Yes. One more thing, never go through touts. अगर आप बिहार में हैं और एक्सपेक्ट करेंगे कि कंडीशन बहुत अच्छा रहेगा दौड़ने का, तो ये आप मतलब वहां आप किसी रैली साइट में एक बार कभी ऐसे ही टहलने के लिए चले जाइएगा. कुंभ मेला में भी उससे कम भीड़ होती है, और आजकल तहसील वाइज एनरोलमेंट होता है. नॉर्थ ईस्ट स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, जहां लेस रिस्पांस होता है. अब जैसे अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं तो वहां पर तो रिस्पांस बहुत कम है. वहां तो आइडियल कंडीशन है. वहां रेजिमेंटल ये रिक्रूटिंग सेंटर बने हुए हैं, वहां आकर के रहने का भी व्यवस्था है. अरुणाचल प्रदेश में जाइए, वहां पर खाना पीना भी देते हैं रैली साइट पे. मिजोरम में जाइए, वहां रैली साइट में आपको लंच भी मिलेगा. तो ये हर इलाके की विशेषता है. अगर आपने सेना में आना है तो सबसे पहले अपने को उसके लायक बनाइए, और ये अपने दिमाग से हटा दीजिए कि क्योंकि अभी तो समय नहीं है कि लोग गलत तरीके अपना करके सेना में आ सकते हैं. आप सही रास्ता अपनाइए, मेहनत कीजिए. कोई वजह नहीं है कि अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि मैंने सेना में भर्ती होना ही है तो आप भर्ती ना हो. कोई मुश्किल बात नहीं है. 15-20 सेकंड में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा. अच्छा, जस्ट बी अवेयर. ओके, थैंक यू. आई होप इट वाज वर्थवाइल फॉर द कैंडिडेट्स. दे हैव नॉट आस्क्ड क्वेश्चन, सो I am not too sure. It will end just now, sir. It will end in. Okay, Jai Hind, God bless. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir.